हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमईडी 002 का चैप्टर नंबर 1 सतत विकास क्या है। और ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले दो पार्ट को हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था सतत विकास क्या है, उनके कौन कौन से मुद्दे हैं। कंप्लीटली हमने अच्छे से उसको डिस्कस किया था। तो अगर आपने फर्स्ट दो पार्ट नहीं देखे तो उनको आप पहले देख लीजिए, उसके बाद ये चैप्टर की थर्ड पार्ट को आप देखिएगा। ये थर्ड पार्ट जो है एमईडी 02 के चैप्टर नंबर 1 का लास्ट वीडियो है। ये चैप्टर इसके बाद कंप्लीट हो जाता है। तो पहले दो पार्ट देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। चैप्टर 1 करके पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आपको लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। और पार्ट 3 में जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वो है सतत विकास की अवधारणा का उदय, सतत विकास आयाम तथा अवधारणाएं, और इसका लास्ट हेडिंग है सततशील तथा गैर सततशील क्रियाएं। देखिए तीनों जो है बहुत छोटे छोटे हेडिंग्स है, तो इस वीडियो में हम इन तीनों को कवर करेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके हमें आप पूछ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स की हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एमपीएस रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस, नोट्स और सॉल्व असाइनमेंट्स की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए अब आते हैं हम पहले हेडिंग पे, जिसका नाम है सतत विकास की अवधारणा का उदय। तो देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं, एक तो सतत विकास और दूसरी अवधारणा। सतत विकास को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट में आपको बता देता हूं फिर से रिवाइज करवाने के लिए कि सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का, रिसोर्सेज का हम इस प्रकार से यूज करते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ फ्यूचर के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए भी सेफ रह सके, वो बची रह सके। तो ये था सतत विकास। अब यहाँ बात करेंगे अवधारणा का उदय, कि यानी सतत विकास जो हमारी थिंकिंग है कि एक ऐसा विकास होना चाहिए जिसमें रिसोर्सेस बचे रह सके। तो ये आखिर मनुष्य ने कब से सोचना शुरू किया और कैसे धीरे धीरे इसमें और ग्रोथ आती चली गई, इसी चीज को हम आज इस हेडिंग में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सतत विकास का उदय आखिर क्यों हुआ। तो सतत विकास का उदय होने का कारण था कि मनुष्य यानी कि हम कैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अधिकतम सुख शांति को प्राप्त कर सके। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करने का एकमात्र मकसद केवल यही है कि हम अपनी नीड्स को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें, और जब वो हमारी आवश्यकताएं पूर्ति होती है तो हमें सुख और शांति का अनुभव होता है। तो हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना है। इसी वजह से सतत विकास का उदय हुआ। अब सतत विकास के उदय होने का एक और कारण था कि किस प्रकार से मानव कल्याण में वृद्धि की जा सके और आर्थिक विकास हो सके, है ना। इन तीनों की कड़ी क्या होगी कि सब कुछ ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना मनुष्य को सुख शांति, मानव कल्याण में वृद्धि और आर्थिक विकास। तो ये इसका उद्देश्य था। उसके बाद अगर हम बात करें सतत विकास की अवधारणा का जन्म कब हुआ, तो इसका जन्म होता है 1960 के दशक में। तो 1960 में किस प्रकार से इसके बारे में हमने सुना। सबसे पहले सतत विकास की अवधारणा का जो जन्म हुआ हमें एक बुक में देखने को मिलता है, जिसका नाम था द साइलेंट स्प्रिंग। ये पुस्तक जो थी, इसके लेखक थे वैज्ञानिक रॉकल रॉक्सन। तो ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा, और सबसे पहले सतत विकास की अवधारणा का जन्म 1960 में इसी पुस्तक के द्वारा होता है। इस पुस्तक की एक और खास बात ये रही कि इसी पुस्तक ने जो हम खेतों में कीटनाशक यूज करते हैं डीडीटी, तो डीडीटी के वन्य जीवन पे कितना दुष्परिणाम होता है, इस बुक ने जनता को बताया और ध्यान उसका आकर्षित किया। देखिए यहाँ पे जो हम इस टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो देखिए ये एक कड़ी चलती रहेगी कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि अवधारणा क्या है, कि ये कोई एक बार में शुरू होकर और अचानक से खत्म नहीं हो गई, यानी एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। तो धीरे धीरे किस प्रकार से सतत विकास की अवधारणा आगे बढ़ी। तो पहला आपने फेज देख लिया, 1960 का फेज था, जिसमें हमने बुक में देखा कि बताया गया हमें कि सतत विकास किस प्रकार से होना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि किस प्रकार से जो कीटनाशक है उनका वन्य जीव पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसमें अगली कड़ी आती है एक जीव विज्ञान शास्त्री पॉल ई रलिच। तो पॉल ई रलिच जो थे, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पॉपुलेशन बम। यह पुस्तक कब प्रकाशित होती है, 1968 में, और इसमें उन्होंने मानव जनसंख्या, संसाधन दोहन तथा पर्यावरण के पारंपरिक संबंधों पर प्रकाश डाला। तो सतत विकास की ये दूसरी कड़ी थी, यानी सतत विकास के बारे में सबसे पहले मनुष्य ने कब सोचा, 1960 में। उसके बाद दूसरी कड़ी कब आती है इसकी,
1968 के दशक में, जब पॉपुलेशन बम नामक एक पुस्तक आती है, उसमें बताया गया कि किस प्रकार से मानव जनसंख्या बढ़ती जा रही है और यही जनसंख्या बढ़ने के कारण संसाधनों का दोहन होता चला गया और पर्यावरण के पारंपरिक संबंध हमारे किस प्रकार थे। पहले के जमाने में देखेंगे आप यदि, तो उस समय जो संसाधनों का यूज होता था केवल इतना ही लिया जाता था जितना हमारा काम निपट सके। लेकिन आज क्या है, हम अत्यधिक उपभोगी बन गए हैं, हमें स्टोर करने की आदत हो गई है, इसलिए हम संसाधनों को भी नाश करते जा रहे हैं। इसी कड़ी में तीसरी जो इसमें कड़ी आती है वो एक संस्था का नाम है जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ द अर्थ। इसका निर्माण 1969 में हुआ और इसका उद्देश्य था पर्यावरण सुरक्षा के लिए निर्माण प्रक्रिया में आम नागरिकों का भी योगदान रहे। तो ये जो संस्था आई फेडरेशन ऑफ द अर्थ, तो इसने ये चीज कहा कि पर्यावरण सुरक्षा में केवल जो है संस्थाओं का, सरकारों का ही प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, यानी केवल वही काम नहीं करेंगे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा आम नागरिकों को इस चीज़ में हमें जोड़ा जाना चाहिए। फिर इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1971 में एक संस्था बनी OECD। तो इस संस्था ने क्या किया कि इस संस्था जो था इसने आर्थिक सहयोग तथा विकास के लिए एक सिद्धांत बनाया। ठीक है, इस संस्था ने क्या किया, आर्थिक सहयोग के लिए और विकास के लिए एक सिद्धांत बनाया और इस सिद्धांत का नाम था प्रदूषक खर्चा दे। देखिए, प्रदूषक खर्चा दे से यहाँ पे अर्थ है कि जिस देश ने भी ज़्यादा प्रदूषण फैलाया है ये उसका दायित्व ज़्यादा बनता है कि ये इसके निपटारे के लिए या प्रदूषण से निपटने के लिए अत्यधिक इन्वेस्टमेंट करे, अत्यधिक खर्चा करे और प्रदूषण को लेवल को कम लाने का प्रयास करे। तो यहाँ बात हो रही है उत्तर के विकसित देशों के बारे में, है ना। उत्तर के विकसित देश, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं अमेरिका की, तो देखिए वर्ल्ड में जो है अमेरिका ने केवल 28% जो है यहाँ पे पॉल्यूशन के लिए जो भी जिम्मेवार कारक है उसमें अमेरिका का 28% योगदान रहा है। तो इसमें यही कहा गया कि जिसने भी ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है उसको क्लीन करने के लिए हमारे इन्वायरमेंट को अत्यधिक रिसोर्सेज का यूज़ करें, अत्यधिक उसमें इन्वेस्टमेंट करें। अब अगली हम बात करते हैं यहाँ पे एक और रिपोर्ट के बारे में। अब यहाँ पे बात करेंगे जो कि 1972 में एक रिपोर्ट आई। तो ये रिपोर्ट जो थी किसने रिलीज की थी, क्लब ऑफ रोम के वैज्ञानिकों द्वारा। एक संस्था थी क्लब ऑफ रोम, तो इसके वैज्ञानिकों द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1972 में और इसमें जो है इस रिपोर्ट में गंभीर परिणामों की भविष्यवाणी की गई। गंभीर परिणाम कैसे, कि जो मनुष्य आज विकास की अंधगति में लगा हुआ है, यानी जिस तरीके से हम अपने विकास को करने में लगे हुए हैं उससे भविष्य में एक भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। ये 1972 में हमें इन वैज्ञानिकों ने बताया। 1972 में ही एक और इंसिडेंट हुआ, ये था स्टॉकहोम में। तो स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के आयोजन के अंतर्गत पर्यावरण को एक गंभीर समस्या मानकर इस पर विचार किया गया। इसके बाद 1980 में क्या होता है कि दो विद्वानों ने सतत विकास की अवधारणा को सामने रखा। देखिए, सतत विकास की शुरुआत 1960 से ही हो गई, लेकिन अब देखिए किस प्रकार से इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो फाइनली तौर पे जो हम कहें, एक देखिए शुरुआत किसी चीज़ की बहुत पहले हो जाती है, लेकिन औपचारिक घोषणा जो है उसकी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 1980 में हुई। और ये किन्ने की, दो जो थे वैज्ञानिक थे, ठीक है, विद्वान थे, वैक जैक्सन और एवा बाल्फोर। तो इन्होंने इसको अवधारणा को सामने रखा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 1992 में। तो उस समय क्या हुआ, रियो सम्मेलन हुआ। तो रियो सम्मेलन में सतत विकास की अवधारणा को और व्यापक बनाया गया। सतत विकास की शुरुआत हुई 1960 से। धीरे धीरे देखिए किस प्रकार से इसमें लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया, संस्थाएं शामिल हो रही है, आम लोगों को शामिल किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो रियो सम्मेलन में इसकी अवधारणा को और व्यापक बनाया गया। व्यापक कैसे बनाया कि जो भी हम स्टडी करते थे 1992 तक, जैसे कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान, तो इन सभी विषयों में अब पर्यावरण अध्ययन को भी शामिल किया गया। अब जैसे देख लीजिए, अभी करंट का एग्जांपल, हम पढ़ तो पॉलिटिकल साइंस रहे हैं, लेकिन इसमें हमें पर्यावरण को डिस्कस करना पड़ रहा है। तो ये हुआ 1992 के बाद में, जब रियो सम्मेलन हुआ। उसके बाद जो अदर सब्जेक्ट थे, चाहे हम इकोनॉमिक्स की बात करें, सोशलॉजी की या पॉलिटिकल की, तो उन सभी में पर्यावरण को भी एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स उसमें जरूर शामिल किया गया।
और 2020 तक आते आते क्या हुआ कि सतत विकास की अवधारणा जो थी सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी स्थापित हो चुका था। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे सभी ने सतत विकास पे काम करना शुरू किया और संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य थे अब वो क्या करने लगे कि प्रत्येक वर्ष सतत विकास की रिपोर्ट को प्रकाशित करने लगे। तो ये थे हमारा फर्स्ट हेडिंग। हेडिंग 2 पे आते हैं जिसका नाम है सतत विकास, आयाम तथा अवधारणाएं। तो इसमें सतत विकास क्या था वो आपको बता चुके हैं, पार्ट 1 और 2 में आप देख लीजिएगा। यहाँ पे शॉर्ट में हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे। तो देखिए 1987 में क्या होता है, आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है। तो आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो थी इसमें सतत विकास की जो परिभाषा बताई गई वो 2 आधार पे था। एक तो आवश्यकता की अवधारणा। तो आवश्यकता की अवधारणा में ये कहा गया कि संसार के जो निर्धन लोग हैं यानी जिनको ज्यादा जरूरत है उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें सतत विकास की परिभाषा में कहा गया कि पर्यावरण की वर्तमान की तथा भविष्य की आवश्यकता, यानी पर्यावरण की वर्तमान और भविष्य की जो आवश्यकता है उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर इसी कड़ी में आगे एक कड़ी जुड़ती है जो कि होती है ब्रॉटलैंड रिपोर्ट की। तो ये 1987 में आती है सामने। हालांकि ये रिपोर्ट जो है 1985 में ही देखिए इसको प्रिपेयर किया गया था और ये सामने तब आई जब अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र का पता चला। जब अंटार्कटिका पे देखा गया कि ओजोन में छिद्र हो रहा है और इससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तब इस बारे में विचार किया गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमें देखते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन देखने को मिलता है। देखिए इस हेडिंग में जो आप देख रहे हैं मोस्टली इसमें सम्मेलनों की बात की गई है कि कौन से समय पे कौन से सम्मेलन किया गया, उसमें क्या कार्य किए गए या क्या नीतियाँ बनाई गई। तो पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने जो ब्रॉटलैंड रिपोर्ट थी उसी से प्रभावित होकर ठीक है इस चीज को आयोजित किया था पृथ्वी सम्मेलन को। और पृथ्वी सम्मेलन में क्या घोषणा की गई कि विकास जो है कैसा होना चाहिए, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति को करने वाला होना चाहिए। हमें ऐसा विकास करना है जो हमारी आज की आवश्यकताओं को पूर्ति करे और भविष्य में भी वो पूर्ति करते रहे। और इस सम्मेलन में पृथ्वी सम्मेलन में कुछ दस्तावेज जो है जारी किए गए। यहाँ दस्तावेज से अर्थ है एक तरीके से ये, अब हम फिर से यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण जो है सम्मेलनों की बात करेंगे और इन सारे सम्मेलनों का आधार था पृथ्वी सम्मेलन। और पृथ्वी सम्मेलन से जो और अन्य सम्मेलन या फिर दस्तावेज निकले उनमें सबसे पहला और मुख्य था जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा संबंधित अनुबंध, जैविक विविधता पर अनुबंध, वन सिद्धांतों पर वक्तव्य, रियो घोषणा, कार्य सूची 21 जिसे हम एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। अब आइए एक एक करके इनको विस्तार से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा संबंधित अनुबंध। तो इसमें देखिए क्या होता है कि इस रूपरेखा के अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो जीवाश्म ईंधन है उसका हमें सीमित प्रयोग करना चाहिए। सीमित प्रयोग किस लिए करना चाहिए, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन जो है इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है और यदि हम इसका ऐसे ही यूज करते रहे तो ये बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जीवन संकट में हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियों को भी हम इन संसाधनों से जो है वंचित कर देंगे। तो इसलिए जीवाश्म ईंधन का हमें एक सीमित मात्रा में यूज करना चाहिए और ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये भी कहा गया इस सिद्धांत में कि जो औद्योगिक देश हैं, जो बड़े विकसित देश हैं, तो उनको अपने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना चाहिए। और कम करने का लेवल कितना होना चाहिए था, -10 ईयर। ये -10 ईयर की बात करते हैं, यानी कि इन्होंने कहा कि यदि हम सन 2000 की बात करें तो सन 2000 में जो आपका पोल्यूशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का लेवल होना चाहिए वो 10 वर्ष पीछे का होना चाहिए, अर्थात 1990 के स्तर पे ले जाना चाहिए, है ना। सपोज अगर आज की बात करें तो 2020 चल रहा है, तो 2020 में एक देश को कार्बन ऑक्साइड कितना उत्सर्जन करना चाहिए, उसे -10 कर देना चाहिए, यानी कि 2010 में जो स्तर था इतना ले जाना चाहिए। तो ये सन 2000 में ये बात कही गई थी, ये आप समझ गए होंगे। अब सेकंड इसमें जो अनुबंध था वो था जैविक विविधता पर अनुबंध। तो इस समझौते में इस बात को स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक देश की अपनी जैविक विविधता पर संप्रभु अधिकार है, उसकी
परस्पर स्वीकृति शर्तों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो जैव विविधता को भी देखिए आज बहुत बड़ा खतरा है। बहुत सारी ऐसे जीव जंतुओं की प्रजाति हैं जो विलुप्त होते जा रही हैं। बहुत सारे प्राणी, पेड़ पौधे अब जो बिल्कुल इनका नामो निशान तक नहीं है। तो इस समझौते में कहा गया जो एक देश है उसके जो जैव विविधता है उस पे उसका संपूर्ण अधिकार है, और जो अंतर्राष्ट्रीय हिस्सेदारी है उसमें वो शर्तों के आधार पे होगी। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री का जो है वो क्षेत्र अधिकार है लेकिन उसमें कोई अन्य आके इंटरफेयर करता है और उसकी जैव विविधता को हानि पहुंचाता है। अगला वक्तव्य आएगा इसमें वन सिद्धांतों पर वक्तव्य। इस दस्तावेज में वनों पर राष्ट्रीय संप्रभुता पर जोर दिया गया क्योंकि उष्णकटिबंधीय वनों वाले देशों ने अपने वनों पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को असहनीय माना। तो देखिए इसमें बात करी जा रही है कि वन सिद्धांत कैसा होना चाहिए कि यानी जिस देश का क्षेत्राधिकार है वही उनका यूज करे। ऐसा ना हो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा या जो दूसरे देश हैं वो भी उसमें हस्तक्षेप करें। तो इस हस्तक्षेप को, एक देश का दूसरे देश की वन क्षेत्र में हस्तक्षेप को असहनीय माना गया। फिर आता है रियो घोषणा। तो इस घोषणा के अंतर्गत क्या था कि 27 सिद्धांत बनाए गए थे। ये सारे 27 सिद्धांत पर्यावरण से संबंधित थे कि किस प्रकार से हमें अपने विकास को करना है, पर्यावरण को किस प्रकार से बचाए रखना है या स्वच्छ बनाए रखना है। तो प्राकृतिक संसाधनों पर राष्ट्रीय संप्रभुता तथा राज्यों के मध्य सहयोग पर जोर दिया गया। यानी जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है, उसमें राष्ट्रीय की संप्रभुता और राज्यों के मध्य सहयोग पर जोर दिया गया। यानी कि एक राज्य जो है उसको सहयोग के द्वारा, आपसी सहमति के द्वारा किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का यूज करना है इस बारे में सोचना चाहिए। फिर आता है कार्यसूची 21 यानी कि एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें यह कहा गया कि केवल सरकारी संस्थाओं को ही जो है हमें इसमें, या राज्य संस्थाओं को ही हमें पर्यावरण के संबंध में शामिल नहीं करना चाहिए, बल्कि इन संस्थाओं को छोड़कर नागरिकों को, ठीक है, कॉमन मैन को, आम नागरिकों को शामिल करने की जरूरत है। और आम नागरिकों में भी सबसे ज्यादा महिलाओं को जोड़ दिया गया और जो गैर सरकारी संगठन है उनकी भूमिका को जोड़ दिया गया कि जब तक ये आम नागरिक, गैर सरकारी संगठन और ऐसी संस्थाएं जो इस बारे में, पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक कर सकती है, लोगों को ज्ञान दे सकती है, तो उनका इस चीज में पार्टिसिपेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वो इसमें पार्टिसिपेंस करेंगे तो पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक होंगे। और जो कार्यसूची एजेंडा 21 था, इसका देखिए कि विकास परिषद इसको देखती है, ठीक है। इसके कार्य को कौन देखता है? विकास परिषद देखता है। और इसकी बैठक की अगर बात करें तो प्रत्येक 3 सप्ताह के लिए होता है ये न्यूयॉर्क में, ठीक है, प्रत्येक वर्ष। अब आता है सतत विकास पर विश्व सम्मेलन। तो सतत विकास पे जो विश्व सम्मेलन हुआ ये जोहान्सबर्ग में हुआ और रियो सम्मेलन के 10 साल बाद हुआ था ये, इसीलिए इसे हम दूसरे नाम यानी रियो +10 भी कहते हैं। तो रियो +10 की अगर बात करें तो इसमें देशों से कहा गया कि 2015 तक जो है अधिक मछली पकड़ने पर रोक लगाई जाए, ठीक है। पर्यावरण के बारे में हम यहाँ सतत विकास की बात करें तो यहाँ हर एक चीज की बात आएगी जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं, चाहे पेड़ पौधों की बात हो, जंतुओं की बात हो, जंगली जंतुओं की बात हो या फिर जलीय प्राणियों की बात हो। तो यहाँ पे सतत विकास विश्व सम्मेलन में जलीय जीवों की बात की गई और कहा गया कि 2015 तक हमें मछली पकड़ने पे कमी लानी चाहिए और 2012 तक समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित बनाए रखा जाए और इसमें 2010 तक जैव विविधता के विनाश के दर को भी काफी हद तक कम करने का समझौता किया गया। ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि देखिए यहाँ पे केवल हम कुछ जीव जंतुओं की बात कर रहे हैं, पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, तो उनमें ये जलीय जीव भी एक है जिनकी बहुत सारी प्रजातियां आज विलुप्त हो गई है। मनुष्य ने अपने उपभोग के लिए इतना यूज किया उनका कि बहुत सारी प्रजातियां आज समाप्त हो गई है। अब देखिए हमारा लास्ट हेडिंग आता है सततशील तथा गैर सततशील क्रियाएं। तो देखिए इसको हमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। आप बस इसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे। ये हो सकता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन जो अभी तक हमने पढ़ा ये उन्हीं की बात करता है। 2 क्रियाएं, सततशील क्रियाएं और गैर सततशील क्रियाएं। अब इसको एक एक लाइन में आपको बता देता हूं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए संसाधनों का ऐसा यूज किया जाए कि वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सके। ये कैसी क्रिया हो गई? सततशील क्रिया है, यानी आज भी संसाधन बचे रहे और भविष्य के लिए भी बचे रहे। इसको अब आप और डिफाइन करके और तरीके से लिख सकते हैं कि कैसे हमें करना है। इसके लिए आप कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं कि सततशील क्रियाओं में जो है हमें जैविक जो ईंधन है उनका कम यूज किया जाए,
इसके जो अदर रिसोर्सेस हैं, जैसे हम सौर ऊर्जा की बात करें, वायु ऊर्जा की बात करें, तो उनका यूज़ करना चाहिए ताकि जीवाश्म ईंधन बचे रह सके। फिर इसी प्रकार से अगर हम देखें सततशील क्रियाएं की, गैर सततशील क्रियाएं की, तो प्राकृतिक संसाधनों का असीमित मात्रा में प्रयोग करना, उनका दोहन करना, प्राकृतिक प्रजातियों का विनाश करना इत्यादि। तो गैर सततशील क्रिया कौन सी हो गई? जिसमें हम प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज का अंधाधुंध यूज करे जा रहे हैं, उनकी खपत इतनी ज्यादा हो गई है कि विनाश के कगार पे पहुंच गए हैं और प्राकृतिक प्रजातियों का भी विनाश होता चले जा रहा है। तो इसको आप अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।